हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 51 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज़ और आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दीक्षा विल सर्व एज नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हुम, यानी कि दीक्षा किसके लिए राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करेगा। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये काम करेगा ऑप्शन सी, टीचर्स के लिए यानी कि शिक्षक के लिए। दीक्षा पोर्टल किन के लिए है? टीचर्स के लिए, जो नेशन में सभी टीचर्स को एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा। और साथ ही साथ दीक्षा पोर्टल टीचर्स को स्वयं सीखने यानी कि सेल्फ लर्निंग में और प्रशिक्षित करने में भी मदद करेगा, यानी कि ट्रेन करने में भी मदद करेगा। जिसके लिए क्या होंगे? असेसमेंट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, यानी कि मूल्यांकन संसाधन उपलब्ध होंगे दीक्षा पोर्टल पर। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो दीक्षा पोर्टल टीचर्स को और स्किल्स प्रोवाइड करेगा। इस पोर्टल पर दीक्षा फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं टीचर्स क्या क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं इन क्लास रिसोर्सेज, टीचर ट्रेनिंग कंटेंट, असेसमेंट एड्स, टीचर प्रोफाइल, न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट और टीचर कम्युनिटी क्रिएट की जा सकती हैं दीक्षा पोर्टल पर। और ये प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करेगा? टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, टीचिंग रिसोर्सेज जैसे कि लेसन प्लान्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस, वर्कशीट्स ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे दीक्षा पोर्टल द्वारा। और टीचर्स के लिए असेसमेंट्स होंगे, यानी कि मूल्यांकन होंगे, जहाँ पर वो पता लगा सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में या फिर किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है उसके बारे में पता लगा सकते हैं इन असेसमेंट के थ्रू, यानी कि इन मूल्यांकन के द्वारा। और टीचर्स एक्सेस कर सकते हैं ये मटेरियल ऑफलाइन अपने स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में या फिर किसी भी डिवाइस में एनी टाइम, यानी कि किसी भी समय पर और कहीं पर भी ऑफलाइन ये मटेरियल तक एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर मटेरियल लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डैश वाज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009, यानी कि डैश 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया थी। वो प्रक्रिया थी ऑप्शन सी, CCE, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। ये क्या था? एक मूल्यांकन की प्रक्रिया थी, यानी कि प्रोसेस ऑफ असेसमेंट था, जिसे अनिवार्य किया गया था इंडिया के राइट टू एजुकेशन एक्ट द्वारा 2009 में। और ये असेसमेंट अप्रोच किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? ये इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा और साथ ही साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा, इन शॉर्ट CBSE द्वारा। और किन के लिए थी ये? 6th क्लास से लेकर 10th ग्रेड्स तक के स्टूडेंट्स के लिए। और कई स्कूलों में ये प्रोसेस ऑफ असेसमेंट 12वीं तक के छात्रों के लिए भी था। और इसका मेन एम क्या था CCE का, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, कि इवैल्यूएट करना यानी कि मूल्यांकन करना बच्चे के हर एक आस्पेक्ट को किस दौरान? जब वो स्कूल में प्रेजेंट होता है। यानी कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना था। और यह माना जाता था कि ये हेल्प करेगा बच्चे पर प्रेशर को कम करने के लिए। किसके दौरान? एग्जामिनेशंस के दौरान और साथ ही साथ एग्जामिनेशन से पहले, यानी कि यह परीक्षाओं के दौरान और उससे पहले बच्चे पर दबाव को कम करने में मदद करने के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको मार्क करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स, यानी कि वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं आपको मार्क करनी है।
इस क्वेश्चन में। नंबर 1 पर है ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता। नंबर 2 है गोल ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्य उन्मुख। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ यानी कि स्वयं के लिए जिम्मेदार। नंबर 4 है वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का धन। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और करेक्ट कोड हमें कमेंट कर सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? अडल्ट लर्नर्स के यानी कि वयस्क शिक्षार्थियों के। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक था ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता, यानी कि अडल्ट लर्नर्स आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनमें ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता पाई जाती है। और अडल्ट्स क्या प्रेफर करते हैं? सेंस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि वयस्क आमतौर पर नियंत्रण और आत्मनिर्देश की भावना को पसंद करते हैं, यानी कि वो खुद को डायरेक्शन देते हैं। और एडल्ट्स इतने केपेबल होते हैं कि वो अपने आप को खुद गाइड कर सकते हैं और वो अपने लर्निंग इन्वायरमेंट में ऑप्शंस और चॉइस को पसंद करते हैं। दैट्स वाई अडल्ट लर्नर्स में ऑटोनॉमी पाई जाती है। नेक्स्ट था गोल ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्य उन्मुख। अब जैसे देखा जा सकता है कि कई जो अडल्ट्स होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जिन्हें वे कोशिश करते हैं अचीव करने की, और वो सीखने की कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं जिनसे उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिले। तो इस तरह वो गोल ओरिएंटेड भी होते हैं। कौन? अडल्ट लर्नर्स। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ, यानी कि स्वयं के लिए जिम्मेदार होते हैं अडल्ट लर्नर्स। अडल्ट लर्नर्स क्या करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी सक्सेस की भी और अपनी फेलियर की भी सीखने के टाइम पर। दैट्स वाई इनमें रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ यानी कि स्वयं के लिए जिम्मेदार की भी विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का धन। अगर देखा जाए तो कोई भी अडल्ट अपने चाइल्डहुड से अडल्टहुड की जर्नी तक वो काफ़ी यूनिक नॉलेज और एक्सपीरियंसेस स्टोर करता है और जिनको वो यूज़ करता है अपनी लाइफ में। इस तरह हम कह सकते हैं कि अडल्ट लर्नर्स के पास वेल्थ ऑफ नॉलेज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट मेजर मॉडल फॉर कम्युनिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश फॉर बेल लेबोरेटरीज इन 1949, यानी कि संचार के लिए पहला प्रमुख मॉडल 1949 में बेल लेबोरेटरीज के लिए डैश द्वारा पेश किया गया था। ये पेश किया गया था ऑप्शन डी क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वीवर द्वारा। इन्होंने पहला कम्युनिकेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया था बेल लेबोरेटरीज के लिए 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किनिक्स मेनली डील्स विद बॉडी लैंग्वेज सच एज डैश, यानी कि किनिक्स मुख्य रूप से शरीर की भाषा जैसे डैश से संबंधित है। नंबर 1 है पोस्चर्स यानी कि आसन। नंबर 2 गेस्चर्स यानी कि हाव भाव। नंबर 3 हेड नोड्स यानी कि सिर हिला देना। नंबर 4 है लेग मूवमेंट्स यानी कि पैर की हरकत। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और करेक्ट कोड कमेंट कर सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि ये चारों संबंधित हैं बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज क्या है? एक टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और बॉडी लैंग्वेज में फिजिकल बिहेवियर्स शामिल है यानी कि शारीरिक व्यवहार शामिल हैं जिसका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए और कन्वे करने के लिए, यानी कि सूचना को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस तरह के व्यवहार यानी कि बिहेवियर में शामिल हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स यानी कि हाव भाव, आई मूवमेंट, टच करना और स्पेस का यूज़ करना। और फ्रेंड्स बॉडी लैंग्वेज ये एग्जिस्ट करता है एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में, और बॉडी लैंग्वेज को किनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। ये रेफ़र करता है
यानी कि ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि कम्युनिकेशन का एक प्रकार है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संचार, जिसका यूज़ किया जाता है व्यूज़ और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि विचारों को व्यक्त करने के लिए और स्थानांतरित करने के लिए। किसके थ्रू? स्पोकन के थ्रू, यानी कि बोलने द्वारा, और लिखित शब्दों से, यानी कि रिटन वर्ड से। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है स्पोकन और रिटन वर्ड्स को किसके लिए? एक्सप्रेस करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए व्यूज़ और आइडियाज़ को। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी कि गैर मौखिक संचार की, इसमें आइडियाज़ और व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए रिटन और स्पोकन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू whom गॉड इज़ द सोल ऑथर ऑफ वेद, यानी कि किसके अनुसार भगवान वेद के एकमात्र लेखक हैं। ऐसा कहा है ऑप्शन डी न्याय ने। न्याय का मतलब क्या है? रूल्स, मेथड और जजमेंट, यानी कि न्याय का शाब्दिक अर्थ है नियम, विधि या निर्णय, और ये हिंदू धर्म के 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक का नाम भी है, यानी कि इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म। और न्याय स्कूल एक्सेप्ट करता है, यानी कि स्वीकार करता है 6 प्रमाण में से 4 प्रमाण को। और किस रूप में स्वीकार करता है वो? यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के विश्वसनीय साधन के रूप में, यानी कि नॉलेज को गेन करने के लिए ये भरोसेमंद रिलायबल साधन है। और वो 4 प्रमाण कौन से हैं जो एक्सेप्ट किए गए हैं न्याय स्कूल द्वारा? प्रत्यक्ष, यानी कि परसेप्शन, अनुमान, यानी कि इन्फेरेंस, उपमान, कंपैरिजन एंड एनालॉजी, और शब्द, यानी कि वर्ड, जिसमें शामिल हैं टेस्टमनी, यानी कि गवाही, पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स की। आप कह सकते हैं अतीत या वर्तमान विश्वसनीय विशेषज्ञों की गवाही इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाय हुम इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य SDGs इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, इन शॉर्ट SDG इंडिया इंडेक्स, ये रिलीज़ किया जाता है ऑप्शन सी नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है माइक्रो SD कार्ड्स में SD का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन सी सिक्योर डिजिटल। और सिक्योर डिजिटल इन शॉर्ट SD कार्ड क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कार्ड फॉर्मेट है, यानी कि गैर वाष्पशील मेमोरी कार्ड है, जिसे यूज़ किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए और लंबे समय तक लगातार भंडारण के लिए SD कार्ड का यूज़ किया जाता है, यानी कि आप SD कार्ड में डाटा को परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? वो है ऑप्शन सी कुंदनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के कुंदनकुल्लम में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इन शॉर्ट IDF सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 21 मार्च को, और यह हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है 2012 से। और कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को। और किसने ये दिन घोषित किया था? ये अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा, जहां इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 21 मार्च को हर साल 2012 से इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये दिन मनाया जाता है, और इस दिन अवेयरनेस
रेस की जाती है, यानी कि जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है किसके बारे में, जो सभी प्रकार के फॉरेस्ट हैं उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि उनके महत्व के बारे में। और हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के दिन कंट्रीज़ को इनकरेज किया जाता है, यानी कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स किए जाएं और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएं जो किसके इन्वॉल्व हो, फॉरेस्ट और ट्रीज़ के इन्वॉल्व हों, जैसे कि ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स को चलाया जाए। और हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम ये सिलेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट यानी कि जंगलों पर सहयोगात्मक साझेदारी के साथ, यानी कि कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप के साथ। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2020 का थीम क्या था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का? वो था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वन और जैव विविधता इस बार का थीम था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।